लगाने का काम करेंगे और 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब आप ये कहते हैं कि यूकेडी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर गई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और अब युवा और वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम त्रस्त हो गए हैं इन राष्ट्रीय दलों से, लेकिन फिर आप ये कहते हैं अगर इस बार उन मुद्दों पर हुआ तो जरूर सत्ता पलटेगी। आपको अगर क्यों कहना पड़ा सर? क्या अभी भी आपको लगता है कि चांसेस हैं कि मुद्दों पर नहीं और जो राष्ट्रीय दल हैं उनके बेसिस पे वोट मिलेगा? बहुत बेहतरीन सवाल किया है और ये जनता इस बात का जो है अपने अंतर्मन में सवाल खुद करेगी और समझेगी कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उसके नेता को यदि चैनल पे अगर करना पड़ रहा है तो इस अगर के पीछे का सत्य ये है कि आम जनमानस, चाहे फिर वो भाजपा से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, वो भी यही कहता है, चाहते तो हम भी हैं तुमको, परंतु बस उस परंतु में कई चीजें छुपी हैं, उसी परंतु के असर को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। देखिए दिव्या, आधे घंटे से ज्यादा इस डिबेट को हो गई। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जो अपने आप को बड़े कद्दावर पार्टी कहते हैं, आप बता दीजिए, कोई कह रहा है बसंत खिलेगा, कोई कह रहा है मृतकाश्रित को श्रद्धा मिलेगी, टिकट वो जो है वोट पड़ेगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे कहाँ हैं? हम बागेश्वर में जनहित से वोट आंख से आंख मिला के कह रहे थे कि 40 साल का लड़का हो गया, शादी नहीं हुई, दोषी कौन? आपके नौजवान बच्चे के रोजगार बिक गए, गांव में पानी नहीं है, सड़क नहीं है, राशन के लिए भटक रहे हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, रेफर सेंटर आपका बन गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है दिव्या। ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। दरसानी एक गांव ग्राम सभा है, 5 साल से प्रधान विहीन। लोकतंत्र में 6 महीने आप बिना जनप्रतिनिधि के नहीं रह सकते। जब हमने गांव के लोगों से पूछा जनसंपर्क के दौरान कि भाई प्रधान क्यों नहीं है, कि साहब एक परिवार यहाँ ओबीसी का आ गया था, ये सीट ओबीसी होगी, वो सरकारी है, हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी हैं और बच्चे छोटे हैं, इसलिए सीट खाली छोड़ दी। मैंने कहा 6 महीने में चुनाव क्यों नहीं हुए? जब चंदन रामदास जी हम आज हमको छोड़ के चले गए तो 6 महीने में चुनाव हो गए, प्रधान का क्यों नहीं हुआ? कि साहब ये तो क्या बोले, सरकार इतनी बेईमान है। उसी तरीके से गरुड़ को 2 साल हो गए नगर पालिका बने हुए, प्रशासक बैठा हुआ है, पंचायतें हैं नहीं गरुड़ में, नालियों में गंदगी, दुकान खोलते ही जो बदबू का दौर चलता है गरुड़ बाजार में, उस पर भाजपा के नेताओं को जो पी पी के गरिया रहे थे लोग। तीसरी बात, मैंने कहा ना कि एक दिन जनता समझेगी कि आखिर धरती पुत्रों की यदि अनदेखी ऐसी होगी, अपने मुद्दों की अनदेखी ऐसी होगी, तो आपको यही देखना पड़ेगा कि पहले बसपा, फिर आम आदमी, अब कांग्रेस, और ठीक इसी तरीके से चुनाव में भाजपा का कांग्रेस के आदमियों को अपने में मिलाकर चुनाव जीतने की मानसिकता रख रहे हैं। यानी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जो चुनाव में उछल कूद है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों पर चुप रहे। हमने डीएम से आंख मिला के बात करी कि आप ये बताइए कि आप भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी के भोपू? प्रेस में बोलती हैं कि यहाँ बाहर का आदमी नहीं आएगा। ये डीएम के मुंह से शोभा देता है। अगर वाकई लोकतंत्र था और निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के देख रहे थे, उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। मगर क्या करें, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बागेश्वर में आते, गरुड़ में आते, हमको लगता है प्रचार करने आए हैं। मुख्यमंत्री जिस प्रोटोकॉल के तहत पूरे एरिया को सील कर दिया गया, हमारे प्रचार को बाधित किया गया, उसके बावजूद भी निर्वाचन अधिकारी चुप है। तो आपको लगता नहीं है दिव्या कि लोकतंत्र एक ऐसे तानाशाह दौर पे जा चुका है कि जो भाजपा के वो सही और बाकी सब बेकार? इस पर हमने खुलकर कहा कि बॉबी पवार उत्तराखंड का मूल निवासी, उसके अधिकारों पर डाका डाल रहे हो। वो युवाओं की आवाज बनकर यदि बागनाथ के मंदिर पे मत्था टेकने गया तो आपने उसको जो है इस तरह से अरेस्ट कर दिया, धाराएं ऐसे लगा दी। ये लोकतंत्र है? आप बताइए कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव पे लड़ा, मुद्दे पे लड़ा? ये वो हकीकत है दिव्या कि उत्तराखंड में जंगली जानवर बच्चों को मार रहे तो भाजपा के नेता चुप। गांव में 40% कमीशन के कारण ब्लॉक की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, उस पर भाजपा चुप।
अब आप कब तक कहोगे कि चंदन रामदास जी की को श्रद्धांजलि के रूप में वोट दे दो? जी। और कांग्रेस कब तक कहेगी कि हमारी दुकान लूट गई, दूसरे की दुकान का माल ले लो, माल ले लो? ये कब तक चलेगा? जयसिंह रावत जी। हमने ठोक के कहा, उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुद्दे हैं, राज्य हमने आपके बच्चों के अधिकारों के लिए मांगा था, जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए मांगा था, पलायन रोकने के लिए मांगा था, समृद्धि के लिए मांगा था। इस राज्य को 80 से 85 हजार करोड़ के कर्ज में डुबाने के बाद नौकरियां बाहर वालों को और उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून खत्म कर उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए हमने राज्य नहीं मांगा था। अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से बात हो रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को बदला जा रहा है, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 60 से 70 लाख बाहर के लोग वोट के लिए बसा दिए गए, एक दिन यहाँ पर भी वही भाषा बोली जाएगी जो आसाम और नागालैंड में बोली जा रही है, जो मणिपुर में हुआ है। ऐसी स्थिति ना बने। जनता को हम समझा रहे हैं कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम धैर्य से लोकतांत्रिक तरीके से आपके बीच में संवाद कर रहे हैं। जनता एकमत होगी, वरना भाजपा कांग्रेस के काले कारनामे एक दिन जनता इनको सवाल का जवाब जरूर देगी। ये मेरा विश्वास है। और आपने कहा ना कि आखिर आप लास्ट में सवाल क्यों खड़े करते हो? क्या करें? चुनाव में जाकर देखिए, ये लोकतंत्र है। मुद्दों पर लोकतंत्र होता तो यूकेडी को कोई हरा नहीं सकता। जो भीड़ तंत्र और जो पैसों का खुल्लम खेल चल रहा है, उसमें जनता जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। एक दिन जनता राज्य आंदोलन की तर्ज पर एकमुठ और एकजुट होगी और इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को बाहर करेगी। मेरा विश्वास है। जयसिंह रावत जी, हम काम कर रहे हैं। जयसिंह रावत जी, इस चुनाव में एक बात और निकलकर सामने आई है, जैसे कहा गया कि बाहरी पत्रकारों को नहीं आने दिया जाएगा या फिर बाहरी लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। ये खबर भी थी कि चुनाव से ठीक पहले जो उस विधानसभा के नहीं थे, जो वहां के वोटर्स नहीं थे, उन्हें कह दिया गया आप यहां से चले जाइए जब वोटिंग का दिन है। तो ये तो हमने शायद पहले किसी उपचुनाव में, छोड़िए चुनाव में तक नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? और हैरानी का विषय ये है कि यहाँ इतने कुकुर मुद्दों की तरफ पत्रकार संगठन है, सभी कहते हैं हम पत्रकारों के असली हिमायती हैं, और इतनी बड़ी कि एक आईएएस इतनी गैर जिम्मेदाराना क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे दे। होता ये है कि आपको, मैं पिछले 40-45 साल से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। हमको एक तो मतदान के लिए और एक मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग से पास मिलते हैं, केवल 2 दिन के लिए जी। बाकी के लिए कोई भी पत्रकार कहीं भी जा सकता है। और उत्तराखंड मतलब ये आप बागेश्वर का ही पत्रकार वहां खबर करेगा, ये तो पहली बार मैं इतनी गैर जिम्मेदार बात बोले। और शासन को ऊपर से सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये तो बहुत ही हैरानी का विषय है। मतलब एक आईएएस को पता नहीं है कि आप जो है आपको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का आपको आर्टिकल 19A-B का कुछ जानकारी नहीं है। आप अभी ये नहीं कर सकते हैं कि आप बोले साहब के बाहर का पत्रकार नहीं आ सकता। अरे वहां पर क्या आपने इलेक्शन कमीशन से पास आ गए हैं? 2 चीजें होती है ना, केवल बाहर का या कोई पत्रकार बिना इलेक्शन कमीशन के पास किए मतदान केंद्र में नहीं घुस सकता। बिल्कुल। मतगणना केंद्र में नहीं घुसता। केवल 2 जगहों, मतदान केंद्र में और मतगणना जो स्थल होता है वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होते हैं, उनके लिए जरूरत होती है तो बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग का पास आता है। मैडम बोल उठी कि यहाँ तो बाहरी निहित, मतलब अब आप इनकी निष्पक्षता पर, इनके ज्ञान पर, इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? अच्छा सर, आप क्या मानते हैं, क्या ये कारण इसलिए भी है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मीडिया का जो रोल सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है कि आप वहां पर कुछ भी ओपनली बोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? क्या ये वजह है कि आपको डर है कि यहाँ पर कोई चीजें अगर अनैतिक होती हैं तो वो कहीं उजागर ना हो जाए? डीएम को ये अधिकार नहीं है कहीं भी। मैं बागेश्वर में जा सकता हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं 10 लोगों को लेके नहीं जा सकता, लेकिन एक जयसिंह रावत को अधिकार है जी। सामान्य नागरिक के भी अधिकार है। और अगर मैं पत्रकार हूं तो मेरे को क्यों, मैं अगर पत्रकार भी हूं, अगर मैं क्रेडिटेड हूं, मेरे पास सरकार द्वारा दिया गया अगर मान्यता कार्ड है, तो आप मैडम हमको कैसे रोक सकती हैं बागेश्वर जाने के लिए? कौन सा अधिकार है आपको? ये तो इलीगल है।
आप उसको रोक नहीं सकती हैं। इतनी बड़ी बात तमाशा होगी, इतनी बड़ी बात हो गई। हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, पत्रकार के संगठनों ने कोई इसका आवाज तक नहीं उठाई। आप पहली बार बोल रही हैं। अब मैं खुद मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं तो रहा हूँ, हमने तो यूनियन चलाई है। दुर्भाग्य से मैं किसी यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मैं भी चुप रहा। मैं हैरान, मेरे लिए भी शर्म की बात है कि हमने आवाज नहीं उठाई। ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कैसे चलेगा राज? सचिन गुप्ता इसका मतलब आप वहाँ हाई हैंडेडनेस कर रहे थे। इसका मतलब आपने वहाँ निष्पक्ष चुनाव होने नहीं दिए थे। इसका मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस तरह से अरे ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि बाई इलेक्शन सामान्यतः रूलिंग पार्टी ही जीतती है, अब तक जीतती आई है। और वहां भी न जीतने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार सरकार के हम जब सरकार के हमारा नुमाइंदा रहेगा तो ठीक है, 10 बातें होती हैं, क्यों उसको हराएंगे। दूसरी बात ये होती है उनके पास, रूलिंग पार्टी के पास संसाधन होते हैं, इतने संसाधन होते हैं कि वो चुनाव प्रभावित करते हैं, और भी सारी चीजें होती हैं, तो इतना उनको करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, अभी तो धामी जी इतनी भारी क्या असाधारण बहुमत से जीते हुए थे। ऐसा भी क्या अपराध कर दिया था, आपको हारने की डर लग गया था? इतनी बड़ी बात यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलने लग गया। और भी है, मतलब लोगों को किसी को पाबंद कर दिया। पाबंद तो होते हैं शुरू से इलेक्शन के दौरान। देखिए पहली बार नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोगों को पाबंद कर दिया जाता है। वो गैंगस्टर हथियार होते हैं, उनको जब्त कर लिया जाता, कुछ दिन के लिए थाने में जमा कराना पड़, ये प्रिकॉशन के तौर पर होती है। लेकिन केवल कुछ चुने हुए लोगों को आप पाबंद करेंगे। लेकिन सर, पत्रकार अगर क्रिमिनल्स की श्रेणी में आ जाए और उन्हें पाबंद कर दिया जाए तो क्या करे? फिर गैंगस्टर और पत्रकारों में कोई डिफरेंस नहीं? कोई डिफरेंस नहीं रहेगी। आप बताओ, हैरानी का विषय। ठीक है सचिन गुप्ता जी, दो बातें हम इस मामले को उठाएंगे सीएम सर जी। सचिन गुप्ता जी, दो बातें हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक बात वो जो कही जा रही है पत्रकारों को लिमिट करना, या फिर वहां पर जो कांग्रेस या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग, और कल एक दूसरा मैटर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उठाते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या उस समय गलत हो रहा था जब डीएम ये बोलती हैं कि बाहर का कोई पत्रकार नहीं आ रहा था? अगर वो गलत है तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठी? और कल जो अगर ऑब्जर्वर पर सवाल उठा है तो अगर वो गलत है तो फिर किसकी बात सच माने? देखिए, मैं तो